Hello everyone, this is Prerna. So, are you a beginner who are preparing for the FCAT examination for the very first time? So, this video is going for you. इस वीडियो में हम सब बातचीत करने वाले हैं कि अगर हम एफकेट की पहली बार तैयारी कर रहे हैं, दिस इज़ अ फर्स्ट अटेम्प्ट, तो हमें अपने सोर्सेज़ क्या रखने चाहिए, हमें अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, जिसके थ्रू हम अपना एफकेट एग्ज़ाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। दिस इज़ माय ओन एक्सपीरियंस, सो वेरी ऑनेस्टली आई विल शेयर एवरीथिंग अबाउट द strategy, about the uh, everything which I use, sources and books, everything. शुरू करते हैं। सबसे पहले एफकेट एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है। एक लगभग फ़रवरी में होता है और दूसरा अगस्त या सितंबर में होता है। कभी-कभी डेट थोड़ी-सी चेंज हो जाती हैं, तो सितंबर के स्टार्टिंग में या फिर अगस्त के लास्ट में हो सकता है। एफकेट एग्जामिनेशन में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिलते हैं आपको सही करने पर, और गलत करने पर उसमें से 1 मार्क्स आपका कट कर लेते हैं। तो टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपकी जो कट ऑफ है लगभग 50% के आसपास ही रहती है, इससे ऊपर कभी-कभी जाते हैं, यानी 157, 150, 121, इस तरह से आपकी कैट की जो कट ऑफ होती है वो होती है। तो लगभग अगर आप 170 प्लस या फिर 160 प्लस, 65 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है, तो वो एक सेफ स्कोर माना जाता है। और जनरली अभी ये देखा गया है कि 2025 में तो कट ऑफ काफ़ी काफ़ी नीचे चली गई है। अभी 2025 में जो सेकंड कैट का रिज़ल्ट है वो भी आना बाकी है, बट फर्स्ट में तो इट वाज़ 121 आई थिंक। तो हम सभी शेयर कर तो मैं आज आपके साथ सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि क्या बुक लिस्ट आपको प्रेफ़र करनी चाहिए, आपको शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले, ये सबसे ईज़ीएस्ट एग्ज़ाम है एज़ अ फ्लाइंग ऑफ़िसर आपको जॉइन करने के लिए, जो इंडियन एयर फ़ोर्स आपको जॉइन करने के लिए सबसे ईज़ीएस्ट एग्ज़ाम है। तो ये मत सोचना कि आपकी मैथ कमज़ोर है तो आप नहीं कर सकते, आपकी जीएस कमज़ोर है आप नहीं कर सकते। टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर। मैथ्स आता है, जीएस आता है जनरल, और रीज़निंग आती है आपकी, और इंग्लिश आती है। तो हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आज बात करने वाले हैं कि पर्टिकुलर कौन-सा सब्जेक्ट हमें किस तरह से शुरू करना चाहिए और किस तरह से उस को हमें ख़त्म करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम मैथ्स कि मैथ्स को हम कैसे शुरू करेंगे। जनरली कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने केवल 10th तक मैथ पढ़ा है, 10th के आगे आपने मैथ नहीं देखा, उसके बाद आप किसी फर्दर स्ट्रीम से हो, तो आपको क्या करना है या फिर सबको क्या ही करना है, तो नॉर्मली 10th तक का ही मैथ आता है। 8, 9, 10th की जो बुक्स हैं, अगर आप एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो सेम वही आता है, बस ज्योमेट्री वगैरह नहीं आती, लाइक ट्रायंगल वगैरह जो होता है, सिमिलैरिटी वगैरह ये सब चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, बट बाकी सब वही सब चीज़ें आती है। बहुत ही नॉर्मल मैथ आता है, बट क्या होता है कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो आपको मैथ्स में अपनी स्पीड पर ज़्यादा वर्क करना है, यानी फोकस आपको करना है अपनी स्पीड पर। प्लस एक्यूरेसी पर आपको वर्क करना है। मतलब अगर मैं आपको मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन आता है, अगर मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन दे दूँ तो थोड़ा बहुत टाइम लगा करके आप उन क्वेश्चंस को कर तो लेंगे, बट सारा का सारा जो मैटर है वो यही तो है कि आपको टाइम पे उन क्वेश्चंस को करके आना है, क्योंकि वहाँ पे टाइम्स की लिमिट है। तो आपको मैथ्स बहुत मिनिमल आता है, लाइक बॉट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस आ गए, और एचसीएफ, एलसीएम वाले क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल। तो यही वाला पोर्शन आता है, सारा अरिथमेटिक पोर्शन आता है ज़्यादातर। तो आपको अपनी एक्यूरेसी पर और अपनी स्पीड पर वर्क करना है मैथ में। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद मैं बात करती हूँ रीज़निंग की। तो रीज़निंग में हम लोग को क्या करना है? देखो, जो रीज़निंग होता है ना, तो रीज़निंग में मैं बोलूँ डायरेक्ट आपको, ज़्यादातर सभी की जो मेंटल एबिलिटी है वो इतनी है कि अगर आप थोड़ा बहुत मैथ कर सकते हैं तो आप रीज़निंग कर सकते हैं। रीज़निंग में काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन्स आते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन्स जैसे कि सीरीज़ वाले क्वेश्चन्स आ गए, क्लॉक के आ गए, डाइस आ गया, वाटर इमेज, मिरर इमेज आ गई आपकी, और डॉट प्लेसमेंट आता है बहुत सारी चीज़ों में। तो इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन्स आते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कोई प्रीवियस ईयर वाली बुक उठा लो, और उस प्रीवियस ईयर की बुक में से रोज़ आपको करना है। सबसे पहले तो आप पर्टिकुलर चैप्टर लिख लीजिए। वर्बल और नॉन वर्बल रीज़निंग के जो-जो भी चैप्टर आते हैं, वो सारे के सारे चैप्टर लिख लीजिए, और उन चैप्टरों में से हर दिन एक-एक चैप्टर आपको करना है और उसी की प्रैक्टिस करनी है। तो लगभग आपके 15-20 दिन में सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएँगे, और 15-20 दिन के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट हुए, चैप्टर कंप्लीट होते ही अब आपको मिक्स वाली जो प्रैक्टिस होती है वो करनी है। तो उसके लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक प्रेफ़र कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर की बुक के लिए मैं आपको बताऊँ तो पीडब्ल्यू ने जस्ट अभी लॉन्च की है, जिसमें उन्होंने पिछले 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर के एफकेट पेपर रखे हुए हैं, तो वो बुक आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। इसमें आपको चैप्टर वाइज़ प्लस सब्जेक्ट वाइज़ दिया हुआ है। हर एक सब्जेक्ट के उसमें पिछले 10 से 12 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो दिए हुए हैं, और विद सॉल्यूशन दे रखे हैं। पीछे उसमें सॉल्यूशन भी है, तो वो आपके लिए अच्छी रहेगी। इससे क्या, आपका रीज़निंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आप उसमें से सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी रीज़निंग के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। फिर एक बार रीज़निंग कंप्लीट होने के बाद में जो आप क्वेश्चन्स लगाएँगे ना प्रीवियस ईयर के, तो आपको ऐसा लगेगा
कुछ-कुछ चैप्टर तो मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं, उसमें से तो मैं हर एक क्वेश्चन बना पा रहा हूँ, लेकिन कुछ-कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि उसमें मुझे दिक्कत आ रही है, तो आपको फिर से वो चैप्टर नोट डाउन करने हैं और उन्हें दोबारा से पढ़ना है, ठीक है? दिस इज़ ये आपके लिए एक अच्छा-सा मंत्र साबित हो सकता है ना कि आपने जो चीज़ पहले पढ़ ली है और फिर भी आपके से क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो आपको दोबारा से वो चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है और बस उसी को पढ़ना है पर्टिकुलरली। अब बात करते हैं इंग्लिश कहाँ से करते हैं। इंग्लिश में 2 मेजर चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हमारा मेजर जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है वो होता है और एक होता है हमारी वोकैब्युलरी। तो वोकैब्युलरी हम कहाँ से कर सकते हैं? देखो वोकैब्युलरी के लिए आप कोई बुक फ़ॉलो कर सकते हैं या फिर आप कोई आर्टिकल वगैरह रेगुलर पढ़ते हो या फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए। सीडीएस वाले बच्चों के लिए तो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है कि उन्हें आर्टिकल पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। लेकिन जो एफकेट वाले बच्चे हैं ना, उन्हें भी 1 आर्टिकल रोज़ पढ़ना चाहिए। इससे आपकी रीडिंग स्किल्स जो होती है वो डेवलप होती है क्योंकि उसी के अंदर भी कभी-कभी पैरा भी आता है और फिलअप्स भी आता है इंग्लिश में। जो हमारा कैट का एग्ज़ाम है उसके अंदर में। तो आप अगर एक रोज़ आप एक पैरा पढ़ना शुरू करेंगे और फिर उस पैरा में से ही आप कुछ 10 से 12 वर्ड निकाल लीजिए रोज़ की रोज़। तो आप ना ऐसे सोच के चलिए ना कि आज मुझे 15 नए वर्ड याद करने हैं। तो सुबह को जब आप उठोगे, सबसे पहले एक आर्टिकल पढ़ना है, उसमें से 15 वर्ड निकालने हैं और वो 15 वर्ड आपको पढ़ने हैं। वो सुबह आपने याद किए और शाम को सोने से पहले आपको वो रिवाइज़ करके सोने हैं। तो सुबह आपने वो याद किए, शाम को आप उसे रिवाइज़ करके सो गए, तो आपके काफ़ी अच्छे हो जाएँगे। कोई बच्चा अगर उसको आर्टिकल नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर, डोंट वरी, एक बुक आती है ब्लैक बुक करके, आपको वो बुक ले लेनी है। उस बुक में से आपको ये रखना है अपना टारगेट कि आपको पर डे एक तरफ का एक साइड वाला जो पेपर होता है ना, वो लर्न करके सोना है। उसपे शायद 20 टू 25 के आस-पास क्वेश्चन मतलब वर्ड मिल जाएँगे आपको। आप अब ज़्यादा नहीं कर पाते हो तो आप पहले से टारगेट रखें कि मेरे को 20 वर्ड्स ही याद करने हैं रोज़, जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिए। क्योंकि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी बेटर करती है। तो FCAT exam is not about to read everything for every subject. FCAT is about to read the quantity, the quality which they want. Like आपको जैसे जीके भी होता है, वो आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ना है, उसमें भी आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना है कि ये टॉपिक आपको ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और बस इंग्लिश में आपको वोकैब के लिए तो इतना कर लेना है, बाकी जो ग्रामर पोर्शन है उसके लिए आपको हर एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। सबसे पहले तो जैसे कि आपका टेंस हो गया, वॉइस हो गया, डायरेक्ट इंडायरेक्ट वाला चैप्टर हो जाता है, एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, इस तरह के ये सारे चैप्टर पढ़ लीजिए और वो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लीजिएगा। जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट होता है तो साथ-साथ में कुछ-कुछ चीज़ें वो नोट डाउन कराएँगे कि भई ये चीज़ें होती हैं। उसके अंदर ऐसा छोटे-छोटे नोट्स बना करके आप डाउनलोड क मतलब नोट डाउन कर लीजिएगा। तो उसमें आपके ऐसे बन जाएँगे लगभग 7-8 पेज के नोट्स बनेंगे। वो नोट्स आपके लिए बहुत होंगे, मोर दैन इनफ होगा। उसके बाद एक बुक आती है एसपी बख्शी करके। उस बुक के अंदर सीडीएस, एनडीए और एफकेट के लिए ही ज़्यादातर है मतलब डिफेंस के लिए ही वो है। उसमें जो प्रीवियस ईयर तो नहीं होते बट हर चैप्टर के जो रूल्स होते हैं ना वो दिए हुए हैं उन्होंने। तो आपको क्या करना है फिर चैप्टर वाइज़ उससे प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद ना फिर कोई भी आप यूट्यूब से कोई भी मिक्स एरर की जो वीडियोज़ होती हैं वो देख लीजिएगा। 2 घंटे की, 3 घंटे की या फिर रोज़ 1 घंटा भी देख सकते हैं जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा ना आपकी आपकी वो प्रैक्टिस बढ़ेगी कि मतलब इस चीज़ को अटेम्प्ट कैसे करना है। मान के चलो आपको रूल तो पता है कि मतलब ये वाली चीज़ें कि हमें रूल पता है कि हाँ, ये ऐसे-ऐसे होना है। कि जिसके सामने आर्टिकल लगा होता है वो नाउन ही होता है। वो प्रोनाउन या एडजेक्टिव नहीं होता। लेकिन आपको यही नहीं पता कि आर्टिकल्स क्या होते हैं या फिर आपको यही नहीं पहचान में आने का कि जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको वो चीज़ इम्प्लीमेंट ही करनी नहीं आ रही है, तो रूल्स याद होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए प्रैक्टिस करना तो मोस्ट है। तो सबसे पहले बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मेरे को 1 से डेढ़ 1 से डेढ़ महीने के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है चैप्टर वाइज़ कर के। वोकैब्युलरी तो आपकी चलती रहेगी लास्ट तक, बिल्कुल एग्ज़ाम वाले दिन दिन तक चलती रहेगी। और बस इसका ये होगा 1 डेढ़ महीने में आपने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपको जितना हो सकता है, जितनी भी हो सकती है आपको उतनी प्रैक्टिस करनी है। आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे बात करते हैं जीएस की। जीएस हैज़ अ वेरी, वेरी वास्ट सिलेबस इट्सेल्फ। तो जीएस में ना आपको मतलब जो जीके आपको उसमें सब कुछ तो नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना और सब कुछ पढ़ के ना किसी का भला नहीं हुआ और ना ही सिलेक्शन होगा। सब कुछ पढ़ के ना आप कोई एक ही सब्जेक्ट ही पढ़ पाओगे अगर आपको सब कुछ ही पढ़ पाना है तो। आपको सब नहीं पढ़ना है। देखो क्या करना है हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक तो करंट अफेयर वाला सेक्शन हो जाएगा, एक नॉर्मली इसमें सारे सब्जेक्ट आ जाएँगे। साइंस आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगी, सिविक्स, ज्योग्राफी ये सब चीज़ें आ जाएँगी हमारी। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स कहाँ से करनी है हमें। करंट अफेयर्स करने के लिए ना कोई भी आप यूट्यूब का एक चैनल फ़ॉलो कर सकते हैं। भाई वो बहुत रिलेवेंट होता है। कोई भी एक यूट्यूब का चैनल ले लीजिए जिस पे मोस्ट ऑफ द व्यूज़ आ रहे हैं या फिर ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहे। बस मतलब वो जो आपको रेलेवेंसी दे देता है एग्ज़ाम से रिलेटेड कि भाई हाँ, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पर्टिकुलर आप डिफेंस का भी कोई चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा। मैं तो आपको ये कहूँगी कि करंट अफेयर आपको शुरू से नहीं पढ़ना है। जैसे अब आपके एग्ज़ाम में ना
मान के चलो 1 से डेढ़ महीना रह गया या 2 महीने रह गए हैं अभी आपके, तो आपको क्या करना है कि पर मंथ की वीडियोज़ डालते हैं वो करंट अफेयर्स की, जनवरी का कंप्लीट करंट अफेयर, फरवरी का कंप्लीट करंट अफेयर, तो डेली ना पढ़ के आप वो कंप्लीट मंथ वाला पढ़िए। उसमें ना क्या होता है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो पढ़ाया जाता है। अब करंट अफेयर में भी आपको पढ़ना क्या है? सब कुछ नहीं पढ़ना है। इंटरनेशनल, नेशनल ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, जो साइंस टेक से रिलेटेड कोई नई डिस्कवरी हुई है या फिर कुछ उससे रिलेटेड चल रहा है। दूसरा, इसरो या फिर इनसे रिलेटेड कोई भी जो टेम्पेज़न वगैरह चलाए जाते हैं या फिर कोई इन्होंने कुछ चीज़ें लॉन्च की है, कोई व्हीकल बनाया है न्यू, ये पढ़ सकते हैं। डिफेंस तो मोस्ट ऑफ है, डिफेंस में कोई व्हीकल बनाया है, डिफेंस में हमने कहीं से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करी है, इम्पोर्ट करी है, ये। सारी की सारी एक्सरसाइज़ जो डिफेंस के अंदर होती है वो सब नोट डाउन कर लीजिए, कौन-सा एडिशन है उस एक्सरसाइज़ का, फर्स्ट एक्सरसाइज़ का जो फर्स्ट एडिशन हुआ था, वो कौन से देश में हुआ था और ये मल्टीनेशनल है या बाई नेशनल, मतलब जो भी है, वो सब कुछ आपको लिख के रखना है कि भई ये एक एक्सरसाइज़ के बारे में कंप्लीट एक नोट टाइप बनाने है। पर मंथ आपको ऐसे ही कर लेना है। आपको कितने दिन के पढ़ने हैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं लास्ट 6 मंथ के। जैसे कि अभी आपका फ़रवरी में होने वाला है 2026 का जो पहला कैट एग्ज़ाम होगा, तो फ़रवरी से पहले 6 मंथ के आपको सारे करंट अफ़ेयर्स पढ़ के जाने हैं, जनवरी तक जितने भी बैठेंगे आपके। जैसे अभी हुआ हमारा अगस्त में हुआ था, तो सितंबर से लगा लो, सितंबर से जनवरी तक के आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है? उससे पहले वाले नहीं पढ़ के जाने हैं। तो आपको ये सब पढ़ना है, कोई नई बुक लॉन्च हुई है, वो पढ़ना है, कोई अवार्ड मिले हैं, गेम्स कैटेगरी हो गई, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। और मैं बताऊँ कि जो मोस्ट रिलेवेंट मेरे को लगे, जिनसे मैंने भी पढ़ा है, वो है परचम क्लासेस पर ऋचा मैम पढ़ाती हैं। वो पर मंथ की डालती हैं हर वीडियो, मतलब वो रेगुलर भी पढ़ाती है, पर डे वाली पढ़ाती है, पर मैं उनसे मंथ वाली पढ़ती हूँ और उसकी वो आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना ही है, वो पीडीएफ डाउनलोड करके वो निकलवा लीजिएगा, वो भी सही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट की, क्या बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए सारी एनसीईआरटी वाली बुक पढ़नी है, 9th-10th की, 8th सब की? नहीं, सारी बुक नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी की, आपको क्या करना है कि आपको ना अ, रेलेवेंसी के थ्रू पढ़ना है, मतलब रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी है, टॉपिक वाइज़ पढ़ना है, नॉट द सब्जेक्ट वाइज़। टॉपिक वाइज़ कैसे पढ़ना है? जैसे कि प्रीवियस ईयर आपने देखा, उसमें आपको पता चल रहा है कि स्टैटिक्स में से सिर्फ़ यही पार्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे कि मैं ज्योग्राफी की बात करती हूँ, ज्योग्राफी में क्या ज़्यादा पूछा जाएगा? जैसे कि कोई चीज़ है, किसी चीज़ पे हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, हम किसी नदी के ऊपर कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसकी जो बाकी सारी नदियाँ होंगी, सहायक नदी जो सारी होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ लेंगे। ट्रिब्यूटरीज़ जो भी होती है उस नदी की, वो पढ़ लेंगे क्योंकि वो पूछी जाएँगी। कोई रिसेंटली यूनेस्को की हेरिटेज साइट जिसने जो आइडेंटिफ़ाई हुई है कि भई ये न्यू यूनेस्को की साइट बनी है, तो हम उसके बारे में पढ़ लेंगे और उससे रिलेटेड जो सारी स्टैटिक्स होंगी वो पढ़ लेंगे। तो स्टैटिक हमें वो पढ़ना है जो करंट अफेयर में चल रहा है। जैसे कि बात करती हूँ मैं पॉलिटी के बारे में, तो पॉलिटी को आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? जैसे मान के चलो पॉलिटी के वो टॉपिक पढ़ने हैं जो करंट अफेयर में चल रहे हैं। अब सोचिए करंट अफेयर में क्या, करंट अफेयर में तो पता नहीं क्या-क्या चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा ये चीज़ें हमें पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी। देखो, एक तो होता है उसमें शेड्यूल है पॉलिटी के अंदर, 12 शेड्यूल है, वो 12 तो 12 आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ रेलेवेंसी कैसे पता चलती है। जैसे कि अभी हमारे जगदीप सिंह धनखड़ जी जो थे, जो हमारे वाइस प्रेज़िडेंट थे, उन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया था। ठीक है? तो आपको पढ़ना है, आपको इससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ने हैं कि जो हमारे वाइस प्रेज़िडेंट हैं, उनको कैसे हम बनाते हैं, उनको कौन बनाता है, मतलब कौन उनकी शपथ ग्रहण कराता है, ये सब चीज़ें पढ़नी है, उनसे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ने हैं कि उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए, किस आर्टिकल के अंदर है, ये आर्टिकल पढ़ने हैं। यानी जो न्यूज़ में चल रहा है ना, उससे रिलेटेड आपको आर्टिकल पढ़ने हैं। जैसे अभी हमारे 52nd सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए थे पीवी गवई, तो उनसे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ने हैं कि उनकी क्वालिफ़िकेशन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई है और उन्हें कौन बनाता है, उनकी जो शपथ ग्रहण कराता है वो कौन कराता है, ये किस आर्टिकल के अंदर लिखे गए हैं और इनके पास क्या-क्या पावर्स हैं, ये किस आर्टिकल के अंदर लिखी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको सब चीज़ें पढ़नी है, बस आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें पढ़नी है कि भई ये करंट अफेयर में चल रहा है, उसी से रिलेटेड आर्टिकल सबसे पूछे जाएँगे। तो पॉलिटी में भी इतने सारे आर्टिकल, 300 प्लस आर्टिकल्स कोई याद नहीं कर सकता है, तो वो सी सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। अब बात करते हैं हमारी साइंस वगैरह में कि साइंस कितना पढ़ना है। साइंस में ना कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो हर बार पूछी जा रही हैं। मतलब मान के चलो कि जैसे कि विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, लाइक इस तरह से ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी। और ऐसी कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मतलब बहुत ही रेलेवेंट वाली चीज़ें हैं जो आप अगर प्रीवियस ईयर पढ़ोगे ना तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं बोलूँ 30% क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर करना तो मस्ट है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज़, तो हमने बात कर ली कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं इन सब्जेक्ट वाइज़ भी शुरुआत सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले मैथ करें, मैथ करें या फिर
केमिस्ट्री या फिर ये साइंस वगैरह के सब्जेक्ट हैं, जीएस है या फिर इंग्लिश है, ये कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना है, कोई भी ले लीजिए, 2025 का ले लीजिए, 24 का कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लीजिए, उसको आपको करना है। अपना टाइम लिमिट सेट कीजिए 2 घंटे का और करिए। अभी आपने शुरुआत नहीं करी है पढ़ने की, बिना पढ़े ही आपको सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करना है। उसमें चाहे आपके 2 नंबर आए, 3 नंबर आए, 4 नंबर आए, पर आपको उसमें अपना टाइम देना है। अब करना क्या है, जब आपने पेपर लगा लिया ना, उसमें आपको पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उससे आपको 2 चीज़ों का आइडिया होगा कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं और वीक सब्जेक्ट कौन से हैं। मान के चलो जब आप पेपर कर रहे थे तो आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा ईज़ी लगी और इंग्लिश में आपने काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर लिया। उसके बाद आपको रीज़निंग जो है, रीज़निंग सबसे अच्छी लगी, रीज़निंग में भी आपका काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। तो आपको पता चल जाएँगे ना कि ये आपकी स्ट्रेंथ है और ये आपकी वीकनेस है। तो जब आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चल जाएगा तो फिर आप अपने एक शेड्यूल बना सकते हैं बहुत अच्छे से कि भाई मेरे को 60% टाइम तो अपनी वीकनेस पे देना है, यानी उन सब्जेक्ट पे देना है जो मेरे वीक सब्जेक्ट है और 40% टाइम मुझे उन सब्जेक्ट पे देना है जो मेरे मतलब अच्छे चल रहे हैं, स्ट्रेंथ वाली है, मतलब स्ट्रेंथ वाली साइड में आ रहे हैं। इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। मतलब ये तो मस्ट ही है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने लेंथी पूछे जा रहे हैं, कितने डीप में आपको जाना है, कितने डीप में आपको नहीं जाना। एफकेट वाले एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। एफकेट वाले एग्ज़ाम में आपको उतना ही पढ़ना है जितना उन्हें चाहिए। आपको ज़्यादा पढ़ के कुछ मास्टरी नहीं करनी है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है और एसएसबी देने जाना है सीधा। तो क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आपको नॉलेज तो हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली, वो तो बात है। दूसरी बात करते हैं, आपको डिफेंस की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए डिफेंस के लिए आपको पर्टिकुलरली पर डे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है। कि जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे हमारा देश इम्पोर्टर भी है किसी सारी चीज़ों का डिफेंस से रिलेटेड और एक्सपोर्टर भी है। तो जैसे कि हमने एस-400 लिया था रसिया से, तो उसके वो जो हमने लिया है बाकी कितने साल में आने वाला है, उसके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं और जो ये सारी चीज़ें होती हैं हमें पढ़नी होंगी। जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं हमारे, उनके बारे में पढ़ लीजिए। हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती हैं, इनके अंदर डिफरेंट क्या है, टॉरपीडो क्या होते हैं, सबमरीन क्या होती हैं, इन सब के बारे में मतलब आपको थोड़ी-सी ये नॉलेज होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट वाइज़ नॉलेज हो गई। अब बात करते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मान के चलिए आपका फ़रवरी में पेपर है और आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट मैं मान के चलती हूँ कि आपका दिसंबर में सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए क्योंकि जनवरी आपकी फुल रिवीजन के लिए होनी चाहिए प्लस उन सब चीज़ों के लिए होनी चाहिए, मॉक वगैरह लगाने के लिए होनी चाहिए। आपका 70% सिलेबस जैसे ही खत्म हो जाएगा, आपको मॉक लगाने शुरू करने हैं। 70% सिलेबस खत्म होने के बाद आपको वीकली मॉक लगाने हैं और उनमें एनालिसिस करना है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो चैप्टर दोबारा से पढ़ने हैं। तो 70% सिलेबस खत्म हो गया और कुछ-कुछ ऐसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं कि वो आपने चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी आपसे वो क्वेश्चन लग नहीं रहे हैं, तो वो चैप्टर आपको दोबारा से पढ़ना है। ये काम आपको दिसंबर तक निपटा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हमारे पास जनवरी बची है पूरी की पूरी। दिसंबर में आपको करंट अफेयर्स पढ़ लिए, जनवरी में भी आपने कुछ करंट अफेयर्स पढ़े, उसके बाद आपको पढ़ना है। आपको करना है लर्न, आपको करना है रिवाइज़ क्योंकि रिवीजन इज़ द बेसिक की। आपको करनी है पर डे प्रैक्टिस। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना पेपर कर पाएँगे। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब है कि अब आपको नॉलेज तो है, लेकिन उस नॉलेज को आपको उस पे अप्लाई कैसे करना है आपको ये नहीं पता है, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं पता होगा। आप किसी भी एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से मॉक के लिए सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं, कि आपको मॉक लगाना पड़ेगा तो कोई भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, टेक्स्ट बुक हो गया, ऑनलाइन बोर्ड हो गया, बहुत सारे होते हैं, कहीं से भी ले लीजिएगा। और मैं आपको एक फ्री वेबसाइट बताती हूँ। गूगल पे जाकर के आप मोकर्स डॉट इन सर्च कीजिएगा, वहाँ पर रेलेवेंट मॉक है, हर एक एग्ज़ाम की मॉक मिल जाएँगे आपको और वहाँ पर आपको वो मॉक फ्री में मिलते हैं। तो आप वहाँ पर अच्छा खासा जाकर के एनालाइज़ कर सकते हैं अपने आप को। उसके बाद टेक्स्ट बुक पर काफ़ी अच्छे रेलेवेंट मॉक है, ऑलिव बोर्ड पर भी मॉक अच्छे हैं, तो आपको कहीं से भी जाकर के अपने एक मॉक ले लीजिएगा और आपको लगभग आपको 20 से 25 मॉक लगाने हैं कम से कम। और सिर्फ मॉक लगाने ही नहीं है, मॉक लगाने के बाद में आपको एनालाइज़ करना है कि आप लैग कहाँ पे कर रहे हैं। यानी कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट आ रहा होगा ना कि आपके मार्क्स वहीं से कट रहे हैं हर बार, तो वो चीज़ आपको दोबारा से पढ़नी है। बस इतना ही करना है और अगर आप ऑफलाइन मॉक लगाना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू की बुक सबसे अच्छी है। पीडब्ल्यू वाले ने रिसेंटली लॉन्च की है, उसमें प्रीवियस ईयर वाले सारे क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप वहाँ से भी मॉक लगा सकते हैं। ऑफलाइन में बस आपको दिक्कत ये हो जाएगी कि आपको खुद का टाइमर सेट करके चलाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। ऑनलाइन में आपको सब कुछ ऐसे ही मिलता है कि टाइमर वगैरह चल रहा है, आपको बस क्या करना है, आपको नॉर्मली अपना बैठ करके सॉल्व करना है। दिस इज़ द बेसिक जो आपको करना है। और ट्रस्ट मी अगर आपने ये कर लिया ना शुरू से लास्ट तक, तो मैं
ये गारंटी ले सकती हूँ कि आप एफकेट ज़रूर क्लियर कर लेंगे, अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। In the conclusion, I just want to say practice is the key. Practice is the main key of anything. क्योंकि अगर कोई भी चीज़ की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, you will not be able to apply this. तो कॉन्सेप्ट को सिर्फ लर्न नहीं करना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। एंड दिस इज द लास्ट एंड मोस्ट एवर एडवाइस फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी क्वेरी है अभी भी, तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी क्वेरी रख सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर एक क्वेरी का क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करूँगी। बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।